स्टूडियो करा रहा हूँ, स्टूडियो में तो आप सभी को आना जरूरी है। वो क्या है? प्रकाश का है? प्रकाश पता नहीं। मनीष का है? मनीष तो चला रहा है। हाँ भाई पर्वतराम, आवाज आ रही है? पर्वत क्लास में नहीं आए हो, कहाँ पे हो? मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ। वैसे अब सारी क्लासेस में तो मतलब कि अपन ऑफलाइन पे स्टार्ट कर दिया है, तो अब तो कोई कोरोना ये भी कुछ नहीं है, और आप एबल भी होने के लिए तो अब तो कोई जरूरत नहीं है ऑनलाइन क्लास की। तो अब एक काम करते हैं, मीटिंग ऑफ करते हैं, जो बच्चे यहाँ पे आए हुए उनको ही पढ़ाते हैं। मैं भी काम करूँ, मैं भी घर से क्लास ले लूँ, मैं भी काम करता हूँ, मैं भी इधर नहीं आऊँ, मैं भी घर से क्लास ले लूँ। आप अपने मोबाइल में, जो बच्चे यहाँ पे आते हैं वो अपने मोबाइल में देखते रहना, जो घर पे बैठे हो मोबाइल में देखते रहना। तो मैं अपने घर से क्यों आया हूँ? आपको पढ़ाने ही आया हूँ। मैं तो आज मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, नहीं पढ़ाना मुझे ऐसे लोगों को। पूजा, पर्वत और सारिका क्यों नहीं है आज? टीचर अपने घर से आ रहा है आपको पढ़ाने, और आप अपने ना रूम से नहीं निकल पा रहे, हॉस्टल से नहीं निकल पा रहे। ये मैं बोल देता हूँ, आज ऑफिस में कोई मीटिंग आईडी भेजने की जरूरत नहीं है, कोई ना ऑनलाइन क्लास चलाने की जरूरत नहीं है। जिसको पढ़ना है वो आएगा इधर, और बाकी जो नहीं आ सकता वो रिकॉर्डिंग ही देखे। यहाँ से आए पाठशाला, लेके पेन ड्राइव लेके आए, पेन ड्राइव में आपको रिकॉर्डिंग डाल के दे देंगे। लास्ट टाइम हमने परसों वाली क्लास में कर्नल कार्बन की बात करी थी, ठीक है, और कर्नल कार्बन के बाद अपन ने बात करी थी फिशर प्रोजेक्शन की बात करी थी कि कर्नल कार्बन sp3 होता है तो उसको 2D में कैसे बनाया जाए, उसको पेपर पे कैसे दिखाया जाए, एक तल पे कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए एक तरीका निकाला गया है फिशर प्रोजेक्शन, कि आप एक काम करो, उस कार्बन का प्रोजेक्शन ले लो। तो प्रोजेक्शन ले लोगे तो उससे क्या होगा, काफी हद तक अपन उसको ढंग से स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और मैंने फिशर प्रोजेक्शन में एक बात बताई थी कि कभी भी फिशर प्रोजेक्शन को आप ना उसके आणविक तल से मत काटना, क्योंकि वो फिशर प्रोजेक्शन भले ही ना आपको समतलीय लग रहा है, लेकिन वो वास्तव में समतलीय नहीं है, वो वास्तव में sp3 है। इसलिए कोई बच्चा ये ना करे कि मतलब कि फिशर प्रोजेक्शन आपको लिख रहा है कि ये प्लेनर है तो ये अपने आणविक तल से कट जाएगा, नहीं, आणविक तल से कट जाएगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, नहीं, वास्तव में वो प्लेनर नहीं है, उसको तो हमने प्लेनर बनाया है समझने के लिए, वास्तव में वो तो नॉन प्लेनर है, असमतलीय, ठीक है। और फिर कल ना मैंने आपको एक बात बताई कि परसों वाली क्लास में कि अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर एक कर्नल कार्बन है, ठीक है, अगर एक कर्नल कार्बन है तो पक्का वो डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास एक कर्नल कार्बन है तो आप पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि आप काट नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे आप देख लो कि जैसे ये पंखा जो है ये कर्नल कार्बन है, इस कार्बन से 4 भिन्न समूह जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक भिन्न समूह है G1, इधर G2, ऊपर G3 और सामने G4। क्या आप खुद सोचो, ये तो सामने आपके पास 3D वाला एक एग्जांपल है, ये 3D में बना हुआ है, क्या आप इसको काट सकते हो? किसी तल से अपन इसको 2 हिस्सों में काट पाएंगे? अगर अपन इसको इस तल से काटे, इस वाले प्लेन से काटे, तो क्या ये कटेगा? अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो यहाँ पे G1 होगा, यहाँ पे G2 होगा, ठीक है। क्या आप इसको ऐसे काट पाओगे?
नहीं काट पाएंगे, ऐसे नहीं काट पाएंगे, ऐसे नहीं काट पाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं काट पाएंगे, तो ये किसी तल से नहीं कटेंगे। तो आप देख लो कि एक काले कार्बन को आप उसका जो वास्तविक जो उसका रूप है, वास्तविक जो उसकी संरचना है, ठीक है, चतुष्फलकीय, वो चतुष्फलकीय आप बना के देख लो 3D में, तो वो काला कार्बन किसी भी तल से नहीं कटेगा। तो मतलब कि जब एक काला कार्बन होता है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। तो वो अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो फिर इसका एक और भाई होगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि उसका भाई दिखने में कैसा होगा, तो उसका जो भाई होगा उसकी मिरर इमेज, जैसे A B C D, A B C D, ये मैंने है ना एक फिशर प्रोजेक्शन बनाया है। तो इस फिशर प्रोजेक्शन में आप देखो कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन करल है करल, तो ये करल है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो फिर इसका एक और भाई होगा। अब उसका भाई कैसा होगा, तो भाई जो होगा वो इसकी मिरर इमेज होगी, ओके, मिरर इमेज होगी, ठीक है। तो दुनिया में इसके दो रूप होंगे, दुनिया में ऐसे लोग दो होंगे, एक ये खुद, एक इसकी मिरर इमेज, ठीक है। तीसरा इंसान इसका कोई नहीं होगा, इसका कोई तीसरा रूप नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को थोड़ा समझना है, यहाँ पे अपन को थोड़ी चर्चा करनी है कि इस काले कार्बन को मैं 1000 तरीके से दिखा सकता हूँ, इस काले कार्बन को मैं फिशर प्रोजेक्शन में 1000 तरीकों से बता सकता हूँ, खूब तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन वास्तविक इसके जो रूप होंगे ना वो दो ही होंगे, वास्तविक है ना ऐसे जो मॉलिक्यूल होंगे वो दो ही होंगे, एक ये खुद, एक इसकी मिरर इमेज, तीसरा इसका कोई रूप नहीं हो सकता। अगर आपने तीसरा कोई बनाया है ना, तो भले ही वो तीसरा आपको कॉपी के तल पे कोई अलग दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो तीसरा इनमें से कोई एक ही है, ठीक है। जैसे सिक्का होता है, सिक्का होता है तो सिक्के के दो रूप ही होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है, तीसरा रूप नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको तीसरा कोई रूप दिख रहा है तो वो तीसरा कोई नया रूप नहीं है, वो तीसरा उनमें से कोई एक ही है, उसको थोड़ा ढंग से घुमाओ तो आपको परफेक्ट हेड या टेल दिख जाएगा। कभी होता है ना कि सिक्का थोड़ा टेढ़ा घुमा हुआ होता है, तो अपन को दिख नहीं रहा कि हेड या टेल है, तो उसको अपन घूम के देखते हैं या सिक्के को घुमाते हैं तो पता चल जाता है ये हेड ही है, ठीक है। कभी होता है दूर से दिख नहीं रहा है कि हेड या टेल है, तो थोड़ा पास में जाते हैं, घुमाते पता चलता है ये हेड है, ठीक है। तो जिस तरीके से सिक्के के दो रूप होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है, तीसरा रूप नहीं हो सकता। बताने के लिए अपन कुछ भी उसको घुमा फिरा के उसके अलग-अलग दिशा में घुमा के बता सकते हैं कि ये थोड़ा इस दिशा में ऐसा दिख रहा है, इस दिशा में ऐसे दिख रहा है, इस दिशा में ऐसे दिख रहा है। ये जैसे हेड है, हेड को ही मैं ना अलग-अलग घुमा के मैं थोड़ा अलग-अलग बता सकता हूँ, लेकिन वास्तव में वो कोई अलग रूप नहीं है, वो हेड ही है, वो आपने अलग-अलग दिशा में घुमा दिया है तो इसलिए वो थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो डिफरेंट नहीं है, वो हेड ही है, ठीक है। इसी तरीके से जो काले कार्बन होता है तो उसके वास्तव में दो रूप ही होते हैं, एक वो खुद, एक इसकी मिरर इमेज, लेकिन उसको कॉपी पे अपन अलग-अलग तरीकों से बता सकते हैं, ठीक है। जैसे जब आप ना फिशर प्रोजेक्शन में 90 डिग्री एक्सचेंज करते हो ना, दो ना ग्रुप को जब आप ना 90 डिग्री से एक्सचेंज करते हो ना, तो वो काला कार्बन जो होता है ना वो उल्टा हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है। जैसे इस मॉलिक्यूल में अगर ना मैं ना दो ग्रुप को 90 डिग्री से एक्सचेंज कर दूं, जैसे बी और सी को 90 डिग्री से एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो रूप बना है वो ये नहीं है, अब ये इसका ये भाई, ठीक है। कि जब आप ना फिशर प्रोजेक्शन में 90 डिग्री से जब आप दो ग्रुप को एक्सचेंज करते हो ना, तो वो काला कार्बन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उसका भाई बन जाता है, उसकी मिरर इमेज बन जाती है, ठीक है। तो देखो आपने मैं इस पे 90 डिग्री एक्सचेंज करा तो ये चीज बनेगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि 90 डिग्री एक्सचेंज जब हम करते हैं ना, 90 डिग्री एक्सचेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका भाई बन जाता है, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ये जो चीज है, ये चीज इसके जैसी तो दिख नहीं रही है, ये चीज जो है आप कह रहे हो कि 90 डिग्री एक्सचेंज करने पे मिरर इमेज बन जाएगी, ये काला कार्बन उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगी, तो ये चीज वही है, लेकिन ये इसके जैसा दिख तो नहीं रहा है। नहीं, इसको थोड़ा घुमाओ, थोड़ा आप घुमो तो वो उसके जैसा दिख जाएगा। जैसे सिक्के को आप जब एक बार पलटते हो तो सिक्का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो सिक्के को अगर एक बार पलटा जाए तो वो उल्टा हो जाता है, उसका भाई बन जाता है। अगर हेड को पलटा जाए तो उसका भाई बन जाएगा टेल। कभी कभी क्या होता है, वो टेल ढंग से दिखता नहीं, ठीक है, तो अपन घुमाते हैं तो वो दिख जाता है कि हाँ ये टेल ही,
ठीक है, तो जिस तरीके से सिक्के को जब आप एक बार पलटते हो तो सिक्का उल्टा हो जाता है, उसी तरीके से फिशर प्रोजेक्शन में जब आप है ना दो ग्रुप को 90 डिग्री से एक्सचेंज करते हो तो एक तरीके से वो कलर कार्बन क्या हो जाता है, वो कलर कार्बन उल्टा हो जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखना। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। आपको मैंने ये दे दिया, बताओ ये कौन है? मिरर इमेजेस को हम क्या कहते हैं? मिरर इमेजेस को एक दूसरे के जो मिरर इमेजेस होते हैं ना उनको कहा जाता है एनेंशियम, उनको कहा जाता है एनेंशियम। ठीक है, आप और आपका जो भाई होगा ना उनको आपस में क्या कहेंगे कि आप एक दूसरे के क्या हो, एनेंशियम हो। ठीक है, ओके, तो आप मुझे बताओ ये फर्स्ट और सेकंड ये एक दूसरे के क्या है, एनेंशियम है, क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है तो ये एनेंशियम होता है। तो आप मुझे बताओ ये जो मैंने थर्ड बनाया है ये थर्ड क्या है? सेकंड वाला है। ये थर्ड सेकंड वाला है या फर्स्ट वाला है? सेकंड वाला है। कैसे बनाए, कैसे बताया? एक काम करो, सुनो, हमेशा अगर आपको चेक करना हो ना कि जो आपको तीसरा रूप दे रखा है वो तीसरा रूप आपको पता है कि वो कोई नया रूप नहीं है, वो तीसरा रूप पहले और दूसरे में से कोई एक ही है, तो पता करना है ना। तो एक काम करो, उसको 90 डिग्री एक्सचेंज कराओ, 90 डिग्री एक्सचेंज करके उसको किसी में कन्वर्ट करो, या तो तीसरे को सेकंड में कन्वर्ट करो या तो फर्स्ट में कन्वर्ट करो। ठीक है, जैसे इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कितने 90 डिग्री एक्सचेंज करने पड़ेंगे? दो करने पड़ेंगे, दो एक्सचेंज। एक काम करो, ए और डी को आपस में 90 डिग्री से एक्सचेंज करो, कितने करने पड़ेंगे? ए और बी को करो, ए और डी को करो, हाँ, ए और डी को 90 डिग्री से एक्सचेंज करो, ये हो जाएगा। फिर डी और बी को करो 90 डिग्री एक्सचेंज से, ये हो जाएगा। और फिर सी और डी को करो 90 डिग्री से एक्सचेंज, तो उससे ये बन जाएगा। ठीक है, तो जो आपको तीसरा मॉलिक्यूल दे रखा है इसमें 3 बार 90 डिग्री एक्सचेंज करेंगे ना तो उससे जाके ये सेकंड वाला बनता है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में क्या संबंध है? ये आपस में आइडेंटिकल है, सेम है या एनेंशियम है? ये एनेंशियम है। देखो 3 बार 90 डिग्री एक्सचेंज करने पे, 3 बार 90 डिग्री से एक्सचेंज करने पे, 3 बार 90 डिग्री एक्सचेंज करने पे जाके रिपीट होते हो, इसका मतलब कि आपको 3 बार पलटा। अब आप मुझे बताओ सिक्का अगर 3 बार पलटा जाएगा तो आपको वही चीज मिलेगी या उल्टा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना। सिक्के को एक बार पलटोगे उल्टा हो जाएगा, अब दूसरी बार पलटोगे तो वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, तीसरी बार पलटोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री एक्सचेंज है वो एक तरीके से क्या है, सिक्के को पलटना। तो अगर आपने एक बार 90 डिग्री एक्सचेंज करा तो ये क्या हो चुका है, उल्टा हो चुका है। दूसरी बार 90 डिग्री एक्सचेंज करा तो ये सीधा हो चुका है, फिर तीसरी बार 90 डिग्री एक्सचेंज करा तो ये उल्टा हो चुका है। तो इसका मतलब कि आपने देखा कि ये जो तीसरे मॉलिक्यूल में हम 3 बार 90 डिग्री एक्सचेंज करते हैं तब जाके ये सेकंड वाला बनता है। इसका मतलब कि 3 बार 90 डिग्री एक्सचेंज करने तो उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो ये सेकंड वाला है ये इसका भाई नहीं, मतलब कि ये जो सेकंड और थर्ड है वो सेम नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के भाई है, एनेंशियम है। क्योंकि तीसरे से सेकंड में जाना है तो 3 बार पलटना पड़ेगा, तो 3 बार पलटेंगे तो आप तो उल्टा हो जाओगे। ठीक है, सुनो वापस समझो, जब आपने इसमें 3 बार 90 डिग्री एक्सचेंज करा तब जाके ये चीज बनी। जब आपने इसमें 3 बार 90 डिग्री 1 2 3 जब आपने 3 बार एक्सचेंज करा तब जाके ये चीज बनी, तब जाके सेकंड वाला बना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो हमें तीसरा जो गिवन मॉलिक्यूल था उसमें 3 बार 90 डिग्री से एक्सचेंज करा तब जाके सेकंड वाला बन रहा है। तो मतलब कि आपको 3 बार पलटने पे सेकंड वाला बना, तो आपका जो सेकंड वाला है वो आप ही हो या आपकी उल्टी फॉर्म है, उल्टी फॉर्म है, क्योंकि सिक्के को 3 बार पलटने पे कोई चीज बनी है तो वो तो उल्टा हो चुका है ना। अब आप नहीं कर रहे हो, कोई आपकी उल्टी फॉर्म बनी है। सिक्के को एक बार पलटेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2 बार पलटेंगे तो वही चीज आ जाएगी, 3 बार पलटेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 3 बार पलटने पे सेकंड बन रहा है, तो आपको 3 बार पलटा तब जाके सेकंड बना। इसका मतलब कि और आप और सेकंड वाले में संबंध जो है वो एनेंशियम का है, वो सेम नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि थर्ड और सेकंड जो है वो एनेंशियम है, तो इसका मतलब कि थर्ड और फर्स्ट क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है,
फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है एनएच1, थर्ड और सेकंड में क्या है एनएच1, तो फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। ठीक है, दुनिया में आपको दो ही ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, एक खुद एक इसकी मिरर इमेज। ठीक है, तो जो थर्ड और सेकंड है वो एक दूसरे के एनएच में मिरर इमेज है, तो फिर थर्ड और फर्स्ट क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। हाँ या ना? ठीक है, तो देखो आप थर्ड को अगर फर्स्ट में कन्वर्ट करा जाए तो आप देखो कितने एक्सचेंज कराने पड़ेंगे। जो तीसरा वाला मॉलिक्यूल है इसको अगर पहले में कन्वर्ट करना है तो कितने एक्सचेंज कराने पड़ेंगे? दो चार। एक बार इन दोनों को 90 डिग्री से एक्सचेंज करा दो, एक बार इन दोनों को 90 डिग्री से एक्सचेंज करा दो, तो फर्स्ट बन जाएगा। तो थर्ड को फर्स्ट में अगर बदलना है तो कितने एक्सचेंज कराने पड़ते हैं? दो एक्सचेंज मतलब दो बार पलटा, और सिक्के को दो बार पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सेम हो जाएगा। इसका मतलब कि थर्ड और फर्स्ट क्या है सेम। आया समझ में? और वैसे भी ऐसे भी देख सकते थे कि थर्ड और सेकंड एनएच नंबर है तो फिर थर्ड और फर्स्ट क्या होंगे सेम। आया समझ में? ठीक है, तो एक कार्बन के दुनिया में दो ही रूप होते हैं, एक वो खुद एक उसकी मिरर इमेज। जिस तरीके से एक सिक्के के दो रूप होते हैं, एक हेड एक टेल, उसी तरीके से कार्बन के भी दो ही रूप होते हैं। जिससे सिक्के को एक बार पलटते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, इसी तरीके से काले कार्बन में जब 90 डिग्री से एक एक्सचेंज कराते हैं तो वो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। एक एक्सचेंज 90 डिग्री से एक एक्सचेंज मतलब उल्टा हो चुका है, आपने उसको पलट दिया है। 90 डिग्री से दो एक्सचेंज कराया मतलब आपने दो बार पलटा, तो दो बार पलटोगे तो वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और 3 90 डिग्री से एक्सचेंज कराया मतलब आपने 3 बार पलटा, तो 3 बार पलटोगे तो वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। एक बार पलटा उल्टा, दूसरी बार पलटा सीधा, तीसरी बार पलटा उल्टा हो जाएगा। ओके क्लियर? चलो किसको? एनएच को प्रतिबिंब। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? ये दोनों आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो बताओ ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, एनएंशियम है या सेम है? तो अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है कितने 90 डिग्री एक्सचेंज कराने पड़ेंगे? दो। हाँ, दो 90 डिग्री एक्सचेंज कराने पड़ेंगे। एक बार जेड में लेके आ जाओ। ठीक है, तो y इधर आ जाएगा, पहला एक्सचेंज ये, और फिर जो y इधर आया है उस y को इधर लेके आ जाओ और w को इधर लेके आ जाओ, दूसरा एक्सचेंज ये करा दो। यहाँ पे दो एक्सचेंज कराने पड़े, तो दो एक्सचेंज कराने पे ये बन जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? सेम। आया समझ? इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो कितने 90 डिग्री से एक्सचेंज कराना पड़ेगा? 4 एक्सचेंज कराने पड़ेंगे। तो 4 एक्सचेंज मतलब कि 4 बार सिक्के को पलटा है, और सिक्के को 4 बार पलटोगे तो वो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा, तो वही चीज बनेगी। इसका मतलब कि इसको 4 बार पलटने पे ये चीज बन रही है, इसका मतलब कि कोई नया रूप नहीं है, आप ही हो, क्योंकि सिक्के को 4 बार पलटोगे तो वही चीज बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सेम। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? एनएंशियम या आइडेंटिकल?
मुझे कितने एक्सचेंज कराने पड़ेंगे? इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो कितने एक्सचेंज कराने पड़ेंगे? 3 3 बार कितने कराने पड़ेंगे? 3 बार कि एक बार एक काम करो, क्या करें? आई को नीचे ले आओ सर कुछ भी करो। आई को नीचे पहले सर ये चीज़ है। आई को नीचे लाओ नहीं आपने ये मैंने ये बनाया है, हां इसको उसमें कन्वर्ट करना है, तो उसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो कितने 90 डिग्री से एक्सचेंज कराने पड़ेंगे? 3। सर आई को बीआर चेंज करो सर ठीक है, कर देते हैं। आई और बीआर को एक्सचेंज कर दो। हां सर आई नीचे बीआर एक, ठीक है। अब बीआर इधर आ गया, बीआर और एफ बीआर और एफ ये दूसरा, अब सर एफ फिर एफ इधर आ गया, एफ और आई को इधर भेज दो। यस सर एफ एफ इधर आ जाएगा हां सर आई और आई उधर आ जाएगा। हां सर 3 एक्सचेंज कराने, 3 एक्सचेंज कराने मतलब इसका मतलब कि इनिशियल 3 बार पलटा, 3 बार पलटने पे चीज बनी है, तो 3 बार पलटने पे चीज बनी तो मतलब कि आप उल्टे हो चुके हो, वो चीज नहीं है, वो एनएच बनी। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में एनएच आया समझ में? यस सर ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते थे, अगर इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे नीचे मिलर रख दिया जाए तो ये चीज बन जाएगी। अगर इस मॉलिक्यूल में इधर नीचे मिलर रख दें, नीचे आईना रख दें तो वो चीज बन जाएगी। तो एक तरीके से ये दोनों आपस में मिलर इमेज है, मिलर इमेज है, तो ये क्या हो गया? नीचे वो हाँ देखो इसमें 90 डिग्री एक्सचेंज करा के देख लो, कितने 90 डिग्री एक्सचेंज कराने पड़ेंगे? 4 एक्सचेंज कराने पड़ेंगे, ठीक है। तो 4 एक्सचेंज मतलब कि 4 बार पलटा, सिक्के को 4 बार पलटेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सिक्के को 4 बार पलटेंगे तो वो तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है? आइडेंटिकल, सेम, ठीक है। वरना एक और तरीका है, नीचे इधर मिरर रखो, ठीक है। इधर मिरर रखा तो ये बनी, इसका मतलब कि ये उल्टा हो चुका है, ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज एक दूसरे की क्या होती है? उल्टी होती है। तो एक मिरर रखा तो ये चीज बनी, तो ये उल्टा हो चुका है। फिर वापस मिरर रखें तो ऐसे ऊपर वाली चीज बन जाएगी, ठीक है। तो वापस मिरर रखने पे ऊपर वाली चीज बन जाएगी, तो वापस मिरर रखा तो उल्टा, वापस उल्टा हो जाएगा। तो 2 बार पलटा, एक मिरर रखा तो उल्टा हो जाएगा, फिर वापस मिरर रखा वापस उल्टा, तो उन्होंने 2 बार उल्टा, तो 2 बार उल्टा मतलब कि उल्टा नहीं हुआ, सीधा हो चुका है। इसका मतलब कि इस मॉलिक्यूल में 2 बार मिरर रखने पे ये चीज बन रही है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? सेम। आया समझ में? ठीक है। अपन कहते हैं ना कि जो मिरर इमेजेस होती है, अपन कहते हैं कि मिरर इमेजेस जो होती है वो एनेंशियमर होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे की उल्टी फॉर्म होती है, तो वो क्यों? आप 90 डिग्री एक्सेस करा के देख लो कि अगर आपको इसकी मिरर इमेज बनानी है तो कितने 90 डिग्री एक्सेस कराने पड़ेंगे? देखो 3 कराने पड़ेंगे। अगर आपको अगर इसकी मिरर इमेज बनानी है तो यहाँ पे 3 90 डिग्री एक्सेस कराने पड़ेंगे। तो 3 90 डिग्री एक्सेस मतलब आपको 3 बार पलटना पड़ेगा, तो 3 बार पलटेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनेंशियमर हो जाएगा। आया समझ में? कि मिरर इमेजेस जो होती है अपन कहते हैं कि वो मिरर इमेजेस एक दूसरे की उल्टी फॉर्म होती है, एक दूसरे के एनेंशियमर होते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको उसकी मिरर इमेज बनानी है 90 डिग्री एक्सचेंज से तो आपको 3 एक्सचेंज कराने पड़ेंगे, और 3 एक्सचेंज कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा।
1 एक्सचेंज, अगर 1 एक्सचेंज होगा चेंज, 2 एक्सचेंज नो चेंज, 3 एक्सचेंज, 3 एक्सचेंज क्या होगा 2 एक्सचेंज प्लस 1 एक्सचेंज, 2 एक्सचेंज नो चेंज, 1 एक्सचेंज चेंज, तो 3 एक्सचेंज में चेंज हो जाएगा, 4 एक्सचेंज नो चेंज, 4 एक्सचेंज मतलब 2 एक्सचेंज प्लस 2 एक्सचेंज, 2 एक्सचेंज नो चेंज, 2 एक्सचेंज नो चेंज, तो नो चेंज। आया समझ में? ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई कि जब आप फिशर प्रोजेक्शन में अगर दो ग्रुप्स को अगर 90 डिग्री से एक बार एक्सचेंज करा देते हो तो वो क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, एनेंशियोमर बन जाते हैं। ठीक है, चल एनेंशियोमर। अब एनेंशियोमर की बात करते हैं कि एनेंशियोमर क्या होता है। एनेंशियोमर क्या होता है? एनेंशियोमर होता है आइसोमर, आइसोमर, मिरर इमेजेस एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। एनेंशियोमर किसे कहते हैं? आइसोमर्स, आप दोनों आइसोमर्स हो, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो और आप एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब आप एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित नहीं होते, एक दूसरे को ढकते नहीं हो, एक दूसरे को कवर नहीं करते हो, तो इसका मतलब कि आप क्या हो जाओगे एनेंशियोमर। जैसे ये देखो, ये एक कार्बन, इसकी मिरर इमेज बनाई जाए, ये वाली बनेगी। ठीक है, अब देखो ये जो दो मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे का आइसोमर्स है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, और क्या ये मॉलिक्यूल इसको कवर कर पाएगा? क्या आप इस मॉलिक्यूल से इसको ढक सकते हो? नहीं ढक सकते। अगर इस मॉलिक्यूल को अगर इसके ऊपर लेके आए तो ये मॉलिक्यूल पूरा इसके ऊपर अतिव्यापित नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो बी को कवर कर लेगा, डी को ढक लेगा, लेकिन यहाँ पे सी के ऊपर कौन आएगा? इसका ए आएगा, और इसके ए के ऊपर कौन आएगा? सी आएगा। तो ये एक दूसरे को अच्छी तरीके से अतिव्यापित नहीं कर पाते, सुपर इम्पोज नहीं कर पाते। तो आप एक दूसरे के आइसोमर्स हो, मिरर इमेजेस हो और नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, तो आप क्या हो जाओगे? एनेंशियोमर। ओके, लिख लो। ओके, अब एनेंशियोमर्स की अगर अपन बात करें ना, तो एनेंशियोमर्स की जो ना फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो आइडेंटिकल होती है। एनेंशियोमर्स की अगर ना फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, एनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो एनेंशियोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल का मतलब समझते हो? आइडेंटिकल मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। एक वर्ड होता है सिमिलर, एक वर्ड होता है आइडेंटिकल। सिमिलर मतलब होता है लगभग सेम, लेकिन आइडेंटिकल मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, कुछ भी अंतर नहीं है। तो एनेंशियोमर के भौतिक गुण होते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हिंदी में कहते हैं भौतिक गुण। इनके जो भौतिक गुण होते हैं ना वो क्या होते हैं? एग्जैक्टली सेम होते हैं, उसमें एक पॉइंट का भी अंतर नहीं होता है। मतलब कि भौतिक गुणों में बात की जाए ना,
अगर मान लो कि अगर इसका कुछ रंग है तो जैसा रंग इसका ना वैसा वैसा रंग इसका होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर आपका भाई लाल है तो आप भी लाल होंगे, ठीक है। जितना लाल ही है उतना लाल ही होगा, ऐसा नहीं होगा ये गहरा लाल होगा ये फीका लाल होगा, नहीं, जितना लाल ही है उतना लाल ही होगा, ठीक है। जितने भारी आप होंगे उतने भारी आपका भाई भी होगा, ठीक है। जैसे दिखने में आप होंगे वैसे दिखने में आपका भाई भी होगा, ठीक है। आपका जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट आपके भाई का भी होगा, जितना मेल्टिंग पॉइंट आपका होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, जितनी जल के अंदर विलेयता इसकी होगी उतनी जल के अंदर विलेयता इसकी होगी, ठीक है। तो NaCO की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एग्जैक्टली सेम होती है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होती है, उसमें पॉइंट का भी अंतर नहीं होता, बस एक भौतिक गुण को छोड़ के। एक अपवाद है कि NaCO की जो ना फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भौतिक गुण होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, केवल एक अपवाद है, प्रकाश घूर्णन, प्रकाश घूर्णन, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन। NaCO की अगर बात की जाए, उनके प्रतिबिंब की अगर बात की जाए तो उसमें केवल एक का ही अंतर होता है, प्रकाश घूर्णन का अंतर होता है, बाकी उनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारे भौतिक गुण क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है। उनके भौतिक गुणों में कोई अंतर नहीं होता, केवल एक भौतिक गुण को छोड़ के, ऑप्टिकल रोटेशन। इनका ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है वो सेम नहीं होता है, लेकिन उस ऑप्टिकल रोटेशन में भी एक सिमिलरिटी है। इनका ऑप्टिकल रोटेशन सेम नहीं होता है, लेकिन उसमें एक संबंध है। इनका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट। इनका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो सेम नहीं होता है, लेकिन वो इक्वल होता है, लेकिन एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। अगर आपके भाई ने अगर लाइट को घुमाया है 5 डिग्री से, तो आप भी क्या करोगे, लाइट को 5 डिग्री से घुमाओगे, लेकिन आप उल्टी दिशा में घुमाओगे। अगर इसका ऑप्टिकल रोटेशन +5 है तो इसका क्या होगा, -5। तो इनका ऑप्टिकल रोटेशन सेम नहीं होता है, लेकिन इनका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है। बराबर होगा लेकिन विपरीत होगा, ओके। तो NaCO की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो आइडेंटिकल होती है, एग्जैक्टली सेम होती है। जल के अंदर घुलनशीलता, क्वथनांक, गलनांक, ठीक है, ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, ठीक है, कलर, घनत्व, ठीक है, और ना वोलेटाइल नेचर, वाष्पीकरण, NaCO का सब कुछ सेम होता है, भौतिक गुण सारे सेम होते हैं, बस एक चीज को छोड़ के, क्या, प्रकाश घूर्णन। इनका प्रकाश घूर्णन जो होता है वो सेम नहीं होता है, वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, ओके। अगर इसने लाइट को घुमाया है क्लॉकवाइज तो ये लाइट को घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, जितना इसने घुमाया उतना ही घुमाएगा, ठीक है। अगर इसने घुमाया 5 डिग्री से तो ये घुमाएगा -5, ये उल्टा घुमाएगा, बस घुमाएगा मतलब वही 5 डिग्री से घुमाएगा लेकिन उल्टा घुमाएगा, क्लियर। ओके। रासायनिक गुणों की अगर बात की जाए ना तो NaCO के जो रासायनिक गुण होते हैं वो आइडेंटिकल हो ऐसा जरूरी नहीं। इनके रासायनिक गुण जो होंगे, इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो एक जैसी हो वो जरूरी नहीं है। रासायनिक गुण इनके एक जैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते।
अगर मान लीजिए कि एनेंशियोमर्स जो है, ठीक है, अगर इनसे अभिक्रिया करने वाला जो अणु है, अगर वो एक अणु है, वो अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्रकाश अक्रिय है, तो फिर इन दोनों एनेंशियोमर का उसके साथ जो व्यवहार होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो अगर सामने वाला अगर अणु जो आपके साथ रिएक्शन करने आ रहा है, ठीक है, जिस अणु ने इसके साथ रिएक्शन करी वही अणु अगर इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन अगर वो सामने वाला अणु एक अणु है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो फिर आप दोनों का व्यवहार उसके साथ क्या होगा, सेम होगा। जैसी रिएक्शन आप करोगे वैसी रिएक्शन आपका भाई करेगा उसके साथ। लेकिन अगर सामने जो अणु रिएक्शन करने आ रहा है वो खुद ऑप्टिकली एक्टिव है, तो फिर आपका दोनों का व्यवहार उसमें इसका सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो रासायनिक गुणों की बात करें तो रासायनिक गुण इन दोनों के सेम होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर सामने वाला अगर मॉलिक्यूल जो आ रहा है वो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, तो सामने वाला जो अणु आ रहा है वो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इन दोनों का व्यवहार उसके साथ जरूरी नहीं कि सेम हो। एक मॉलिक्यूल दवाई भी बना सकता है, आपका एनेंशियोमर उसके साथ जहर भी बना सकता है, ठीक है, ओके। ये ऐसे दुनिया में मॉलिक्यूल है कि एनेंशियोमर्स हैं, लेकिन एक एनेंशियोमर किसी मॉलिक्यूल के साथ उस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके दवाई बना रहा है, लेकिन उसका दूसरा भाई उस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके दवाई नहीं जहर बना रहा है, ठीक है। इसलिए एनेंशियोमर्स का अगर रासायनिक गुणों की बात की जाए, अब केमिकल रिएक्शंस की बात की जाए, तो केमिकल रिएक्शंस अनेक सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो रासायनिक गुण लिख लो कि रासायनिक गुण जो होते हैं सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, क्या आप ना भौतिक गुणों के आधार पे ना एनेंशियोमर को सेपरेट कर सकते हो क्या? भौतिक गुणों के आधार पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये भौतिक गुण क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो ये बात लिख लो कि एनेंशियोमर्स को हम भौतिक गुणों के आधार पे सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ओके, एनेंशियोमर का जो ना 50-50 मिक्सचर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। एनेंशियोमर का जो 50-50 का जो मिक्सचर होता है उसको रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है, देख लो। ओके, रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, प्रकाश सक्रिय या अक्रिय? रेसिमिक मिक्सचर क्या है, आप दोनों का 50-50 मिक्सचर, अगर उसमें से अगर लाइट पास कराएंगे तो आपके ये जो 50 मॉलिक्यूल्स हैं ये लाइट को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और आपके बाकी वाले दूसरे जो अब विपरीत वाले मॉलिक्यूल है वो लाइट को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे लाइट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। कि जैसे आपके पास मान लो कि एक ट्यूब के अंदर एनेंशियोमर का रेसिमिक मिक्सचर पड़ा है, तो रेसिमिक मिक्सचर पड़ा है तो बोले कि 50 जो है ये वाला है और 50 जो है वो इसके भाई है, ठीक है। तो जब उसमें से जब लाइट जाएगी तो लाइट फाइनली जब वहां से निकलेगी तो वो मुड़ के मिलेगी या सीधी मिलेगी, सीधी मिलेगी, क्योंकि लाइट जब अंदर जाएगी तो लाइट अंदर मुड़ेगी, लाइट अंदर गई वो मुड़ी, लेकिन जो आपके जो 50 मॉलिक्यूल है उन्होंने लाइट को घुमाया क्लॉकवाइज, तो दूसरे 50 मॉलिक्यूल लाइट को घुमाती है एंटी क्लॉकवाइज, तो जितनी वो क्लॉकवाइज घूमी उतनी एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, तो लाइट फाइनली क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो लाइट जो होगी वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो एनेंशियोमर्स की अगर बात की जाए
उनका जो 50-50 मिक्सचर होता है उसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। और रेसिमिक मिक्सचर जो होता है ना वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर में से जब लाइट जाती है तो वहाँ पे दोनों तरह की बाई प्रेजेंट, दोनों तरह की बाई उपस्थित है। तो एक बाई घुमाएगा क्लॉकवाइज, दूसरा बाई घुमा देगा एंटी क्लॉकवाइज, तो फाइनली लाइट क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो लाइट सीधी चली जाएगी। तो रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, लिख लो बात। रेसिमिक जो मिक्सचर होता है वो प्रकाश असक्रिय होता है। ओके, आपको डीपीपी मिली थी? यस सर। डीपीपी 2 कौन सी है देखो तो। डीपीपी 2 हाँ करो उसको। डीपीपी 2 पढ़नी है। एंड इंस्ट्रूमेंट के नाम से होगी ना? हाँ सर।
हो गए? कोई डाउट? ओके, अब एक अगली चीज है नामकरण, नॉमेनक्लेचर। ये जो कारल कार्बन होता है, कारल कार्बन के तो दो रूप है, ठीक है? तो कारल कार्बन के दो रूप है, एक वो खुद, एक उसकी मिडिल इमेज। तो उसको पहचाने कैसे जानेंगे? कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई अगर आपसे ना 2-क्लोरोब्यूटेन, आप कोई बात कर रहा है 2-क्लोरोब्यूटेन की, कि हमारे पास 2-क्लोरोब्यूटेन है, हम 2-क्लोरोब्यूटेन की रिएक्शन करा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि भाई कौन सा 2-क्लोरोब्यूटेन? भाई 2-क्लोरोब्यूटेन की बात करेंगे तो इसमें ये कार्बन क्या है? ये कार्बन तो कारल। तो 2-क्लोरोब्यूटेन में कार्बन है, तो कारल है। अब ये कार्बन कारल है तो इसके तो दुनिया में दो रूप होंगे, एक ये खुद, एक इसकी मिरर इमेज। तो अगर कहीं पे 2-क्लोरोब्यूटेन अगर बोला जा रहा है तो पहले ही दिमाग में डाउट आता है कि अगर जिसके स्टडी पढ़ी हुई है तो वो सोचेगा कि आप किसकी बात कर रहे हो? आप इसकी बात कर रहे हो या इसके भाई की बात कर रहे हो? ठीक है, आपने तो 2-क्लोरोब्यूटेन का, लेकिन 2-क्लोरोब्यूटेन तो दुनिया में दो है, एक ये, एक इसका भाई, तो किसकी बात चलती है? तो फिर सवाल उठता है कि हम पहचाने कैसे? ठीक है, तो फिर कोई जुड़वा भाई होते हैं तो वो किससे पहचाना जाता है? नाम से ही पहचाना जाता है, नाम से ही पहचाना जाता है, क्योंकि अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं, क्योंकि शक्ल में दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो अब आप ना सामने शक्ल लेके आ जाओगे कि ये है, तो ये भाई कौन है? ये भाई कौन है? कि और कहना सीता है या गीता है, ठीक है, मतलब कि करण है या अर्जुन है, करण है या अर्जुन है, कौन है भाई ये? ठीक है, तो अगर दो जुड़वा भाई होंगे या दो जुड़वा बहनें होगी तो उनको पहचाने कैसे जाएगा? दोनों की शक्ल, सूरत सब कुछ एक ही है, ठीक है, कद ये सब कुछ सेम है, ठीक है, तो फिर कैसे पहचाने? तो फिर अपन उनके अलग अलग नाम रख देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी अगर हम बात करें कारल कार्बन के दो रूप होते हैं, एक वो खुद, एक उसकी मिरर इमेज। तो वो तो दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, तो फिर उनको कैसे पहचाने? तो फिर उनका नामकरण कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले नामकरण आया था डी एंड एल, डी एंड एल। सबसे पहले ना कारल कार्बन का नाम करने के लिए एक नामकरण निकाला गया था डी एंड एल, लेकिन ये फ्लॉप हो गया, ये ज्यादा चला नहीं। लेकिन भले ही फ्लॉप हो गया, ज्यादा चला नहीं, लेकिन फिर भी काम करा। जैसे ये ज्यादातर जो डी एंड एल लगता है ना, वो किस पे लगता है? कार्बोहाइड्रेट्स पे लगता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उन पे लगता है, ठीक है, डी एंड एल। जैसे ये एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये देखो ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें ये जो कार्बन है ये कारल है कारल कार्बन, ठीक है। अब ये कारल है तो फिर इसका एक और भाई होगा, ये खुद होगा, इसका एक और भाई होगा। तो सवाल ये उठता है कि भाई इनको पहचानेंगे कैसे? इसको कैसे पहचाने कि ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है और इसका नाम है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका नाम है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। तो सवाल उठता है कि आप किस ग्लिसरॉल एल्डिहाइड की बात कर रहे हो? अगर आपको किसने कहा कि ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, तो आपके दिमाग में आएगा कौन सा ग्लिसरॉल एल्डिहाइड? आप इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो? ठीक है, तो कौन सा ग्लिसरॉल एल्डिहाइड? दुनिया में दो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है, एक ये, एक इसकी मिडिल इमेज, तो किसकी बात चल रही है? तो फिर जब भी है ना
कोई अगर काइरल कार्बन वाला कोई मॉलिक्यूल होता है तो जब उसके बारे में चर्चा की जाती है तो साथ में उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो नाम कैसे लिखा जाता है? तो उसका नाम लिखा जाता है डी या एल। तो सवाल होता है कि डी किससे दिया जाएगा? तो जिन भी साइंटिस्ट ने ना डी एंड एल वाला नामकरण दिया तो उन्होंने ये कहा कि अगर काइरल कार्बन में OH अगर राइट हैंड साइड हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डी, ठीक है, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड हो तो उसको हम कहेंगे एल। तो दुनिया में ग्लिसरॉल एल्डिहाइड दो होंगे, ठीक है, एक ये खुद एक इसकी मिरर इमेज। तो पहचानेंगे कैसे? तो उनको पहचानते हैं नाम से, और नाम क्या दिया गया? डी एंड एल। डी किसको दिया गया? अगर OH राइट हैंड साइड में तो डी, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में तो एल, ठीक है। ओके, चलो समझ में आ गया, अच्छा से देखा, अच्छी बात है। लेकिन फिर लोगों ने और सोचा कि अगर ना मान लीजिए ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसमें दो काइरल कार्बन है, तो उसमें इसमें तो दो काइरल कार्बन है, एक ये भी कार्बन काइरल है, एक ये भी कार्बन काइरल है। तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसको क्या देंगे? इसको डी कहेंगे या एल कहेंगे? अब इसमें तो दो काइरल कार्बन है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि किस काइरल कार्बन को देखा जाएगा? जैसे इस पैसे बना देते हैं, ठीक है, आपको ये वाला कार्बोहाइड्रेट दे दिया, ठीक है, तो आपको ये कार्बोहाइड्रेट दे दिया, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम डी होगा या एल होगा? तो आपने तो डी और एल किस हिसाब से दिए? OH के हिसाब से दिए। और OH राइट में तो डी, OH अगर लेफ्ट में तो एल। तो ये मेरे पास एक कोई ना मॉलिक्यूल है, अब इसमें OH है लेकिन यहाँ पे तो दो काइरल कार्बन है, एक काइरल कार्बन में OH लेफ्ट हैंड साइड है और एक काइरल कार्बन में OH राइट हैंड साइड है। तो उसको नाम क्या दिया जाए? इस मॉलिक्यूल को डी कहेंगे या एल कहेंगे? तो कौन सा काइरल कार्बन देंगे? तो लोगों ने कहा कि जब अगर एक से ज्यादा काइरल कार्बन हो ना तो सबसे नीचे जो काइरल कार्बन होता है उसको देखो, उसका विन्यास देखो। अगर उसके OH अगर उसमें अगर OH राइट हैंड साइड है तो डी, अगर उसमें OH लेफ्ट हैंड साइड है तो एल। तो क्या नाम देंगे इसको? तो जब भी अगर डी और एल दिया जाता है ना वो सबसे नीचे वाले काइरल कार्बन के हिसाब से दिया जाता है। तो ये क्या होगा? ये काइरल कार्बन जो है सबसे नीचे वाला, इसमें OH राइट हैंड साइड है, इसका नाम हो जाएगा डी। आएगा समझ में? और इसका भाई कैसा होगा? इसका भाई जो होगा उसकी मिरर इमेज होगी। तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा? एल, ठीक है। तो अब इससे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल एक इसकी मिरर इमेज, ठीक है। अब ये दो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अगर आप कभी भी इस मॉलिक्यूल की बात करोगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि आप इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो? तो कैसे पहचानेंगे? नाम से पहचानेंगे। अब सवाल उठता है कि नाम कैसे देंगे? यहाँ पे डी और एल कैसे दिया जाएगा? यहाँ पे तो दो काइरल कार्बन है। तो कहा जाता है कि अगर किसी में एक से ज्यादा अगर काइरल कार्बन हो तो उसमें सबसे नीचे वाला काइरल कार्बन देखा जाता है। सबसे नीचे वाले काइरल कार्बन में OH राइट हैंड साइड तो डी, और लेफ्ट हैंड साइड तो एल। आई बात समझ में? चलिए जैसे फिर सवाल उठता, फिर सवाल लोगों के दिमाग में आया, उन्होंने और सोचा कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपके पास कोई ऐसा कोई मॉलिक्यूल है। अब इसमें भी कार्बन काइरल है, देखो इस मॉलिक्यूल में कार्बन काइरल है, ये वाला काइरल कार्बन है। अब इसका नाम कैसे देंगे? यहाँ पे तो OH ही नहीं है, यहाँ पे तो OH ही नहीं है। कि आपने कहा था कि जिसमें OH राइट हैंड साइड है तो डी, लेफ्ट हैंड साइड है तो एल। अब इस काइरल कार्बन के पास तो OH ही नहीं है, तो फिर क्या देखेंगे? अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप देखा जाएगा? तो जिन्होंने भी डी एंड एल दिया तो उन्होंने कहा कि भले इसमें OH नहीं है लेकिन इसमें NH2 है ना, और NH2 और OH आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं, तो आप NH2 के हिसाब से देख लो कि यहाँ पे OH तो नहीं है, यहाँ पे NH2 है, तो NH2 और OH आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं, तो NH2 के हिसाब से देख लो। अगर NH2 राइट में तो D, अगर NH2 लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके। ये अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये अमीनो एसिड होते हैं। और अमीनो एसिड में अगर नामकरण दिया जाता है तो वो NH2 के हिसाब से दिया जाता है कि अगर काइरल कार्बन से अगर NH2 राइट हैंड साइड में तो D, लेफ्ट हैंड साइड में तो L। चलो बात ठीक है, ओके, मान लिया कि भाई यहाँ पे OH नहीं है, यहाँ पे NH2 है, और NH2 और OH आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं,
तो फिर जैसे OH के लिए रूल लगा रहे थे वैसे NH2 के लिए भी रूल लगा देंगे, ठीक है, चलो लगा दिया। फिर लोगों के दिमाग में और डाउट आया, मान लो किसी में ना OH है ना NH2 है, ये मॉलिक्यूल है, आप इसको क्या नाम देंगे? इसको क्या नाम देंगे? इसे भाई बहन क्या नाम देंगे? ना यहाँ पे OH है ना NH2 है, अब इसमें क्या देंगे? तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे Cl देखो, फिर दूसरे साइंटिस्ट ने पूछा क्या रीजन है? अब Cl तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता OH के ना NH2 के, तो लोगों ने कहा Cl भारी है ना, तो Cl भारी उसके साथ देखो। तो फिर दूसरे साइंटिस्ट ने कहा ये मजाक चल रहा है क्या भाई, नामकरण देखना है, ठीक है, यहाँ पे तो और नामकरण भी कंफ्यूजन होता जा रहा है, ठीक है। तो फिर देखा गया कि भाई D एंड L वाला जो है ना नामकरण इतना बेस्ट है, D एंड L वाला जो होगा जिसके अंदर OH होगा उनके लिए बेस्ट है, जिनके अंदर NH2 है उनके लिए बेस्ट है। तो D एंड L ज्यादातर नामकरण किस पे चलता है? कार्बोहाइड्रेट में चलता है और अमीनो एसिड में चलता है। बाकी कोई दूसरे कल कार्बन है ना जिसमें OH है ना उसमें NH2 है, तो उसमें D एंड L फिर क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो फाइनली D एंड L जो था वो ज्यादा लंबा चल नहीं पाया, वो फेल हो गया। तो फिर एक अच्छा एक नामकरण का रूल निकाला गया, एक अच्छा नोमेनक्लेचर निकाला गया R एंड S। और R एंड S में क्या था? वो किसी के सापेक्ष नहीं था, ये जो है ना D एंड L किसी के सापेक्ष है, OH के सापेक्ष है, NH2 के सापेक्ष है। तो फिर लोगों ने सोचा नहीं, ऐसा कोई नामकरण निकालते वो किसी के सापेक्ष ना हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो सब में लग जाए। तो फिर एक निकाला गया R एंड S, ठीक है, पहले ये लिख लो फिर R एंड S बताओ। Okay, done. तो
आपने खुद ने देख लिया कि जो DNL वाला जो है ना कॉन्फ़िगरेशन, जो ये विन्यास, जो ये तरीका निकाला गया नामकरण का, ये इतना बेस्ट नहीं है। आपको खुद को पता चल रहा है कि भाई ये तो ये अपेक्षित है, ये तो किसी के सापेक्ष में OH हो या NH2 हो, अगर किसी में OH और NH2 नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो फिर एक नया तरीका निकाला गया RNS। CH2OH से ऊपर होता तो हाँ, इधर वाली पिक्चर CH2OH ऊपर होता तो सेम था। CH2OH हाँ ऊपर होता। समझा? पूछना क्या चाहते हो? CH2OH ऊपर होता CHOP। हाँ ठीक है। तो ये सेम ही होता, नीचे वाला OH नीचे वाले कार्बन था। अच्छा ऐसे अगर CH2OH अगर ऊपर होता तो नीचे वाला नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट को बनाने का एक तरीका होता है। कार्बोहाइड्रेट में हमेशा CH ऊपर बताया जाता है, CH2OH नीचे बताया जाता है, क्योंकि नंबरिंग ध्यान से काउंट 1 2 3। ओके देखो, फिर एक तरीका निकाला गया RNS। RNS जो होता है ना, वो वहां पे ना जब भी आपको ना नाम देना है R या S, एक को दिया जाएगा R, एक को दिया जाएगा S, तो वहां पे सबसे पहले क्या दी जाएगी? वहां पे सबसे पहले प्रायिकता दी जाएगी। वहां पे सबसे पहले ग्रुप्स को प्रायिकता दी जाएगी, और वो प्रायिकता किस आधार पे दी जाती है? वो प्रायिकता दी जाती है एटॉमिक नंबर के आधार पे। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा ना उसको पहले प्रायिकता दी जाएगी, जिसका कम है उसको बाद में दी जाएगी। ठीक है, और फिर एटॉमिक नंबर के आधार पे प्रायिकता देके फिर वहां पे उस प्रायिकता में काउंटिंग की जाएगी। अगर वो काउंटिंग अगर क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास ये दो मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल आपस में क्या है? NH है, एक दूसरे के भाई है। अब यहाँ पे मुझे नामकरण करना है, R और S देना है, तो कैसे दे? तो काम करो, काउंटिंग करो। ठीक है, तो काउंटिंग क्या? पहले प्रायिकता दो। प्रायिकता किस आधार पे दी जाएगी? एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायिकता पहले देंगे। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? क्लोरीन का, तो इसको पहला नंबर दे दो। फिर किसका? ऑक्सीजन का, उसको दूसरा नंबर दे दो। फिर कार्बन का, उसको तीसरा नंबर दे दो। फिर हाइड्रोजन का चौथा नंबर दे दो। ठीक है, अब काउंटिंग करो। काउंटिंग की जाए 1 2 3। कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये क्या होगा? S। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे कम प्रायिकता वाला कहाँ पे? सबसे कम प्रायिकता वाला कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल पे। तो अगर सबसे कम प्रायिकता वाला अगर समूह हॉरिजॉन्टल पे होता है ना, तो जो भी आपका विन्यास आ रहा है ना उसको उल्टा कर दो, तो S आ रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा R। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर के आधार पर प्रायिकता दी जाती है, फिर काउंटिंग की जाती है। काउंटिंग अगर क्लॉकवाइज चले तो R, एंटी क्लॉकवाइज चले तो S। और अगर कभी अगर मान लीजिए कि अगर ना आपका सबसे कम प्रायिकता वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, तो जो भी आपका विन्यास आ रहा है उसका उल्टा कर दो। R आ रहा है तो S कर दो, S आ रहा है तो R कर दो। तो ये S आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे कम प्रायिकता वाला हॉरिजॉन्टल पे, तो ये क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो इसका वास्तविक विन्यास क्या होगा? R। अब इसका देखो, अगर ये R है तो फिर ये क्या आएगा? S आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के भाई है। तो अगर ये R आ रहा है तो फिर ये S आना चाहिए, तो देखो S आएगा। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर Cl का, फिर O का, फिर कार्बन का, फिर इसका। ठीक है, काउंटिंग की जाए 1 2 3। कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस R। लेकिन यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल पे। अगर लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे होती है ना तो R का क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। ठीक है, तो ये R है और ये S है। आया समझ में? ठीक है, और जैसे हाँ, जैसे ये एक कार्बन मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन कार्बन है, तो ये क्या होगा? R होगा कि S होगा? तो काउंटिंग करो, प्रायिकता दो। प्रायिकता दी जाए तो सबसे ज्यादा प्रायिकता किसको मिलेगी? हाइड्रोजन को। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको प्रायिकता पहले मिलेगी। हाइड्रोजन को सबसे पहले, फिर ब्रोमीन को, फिर क्लोरीन को, फिर फ्लोरीन को। अब काउंटिंग की जाए तो देखो, जो चौथी प्रायिकता उसको छुपा दो, 1 2 3 में काउंटिंग करो। 1 2 3 में काउंटिंग करें तो कैसे चल रही है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? R। और यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे? सबसे कम प्रायिकता वाला कहाँ पे? वर्टिकल पे। तो सबसे कम प्रायिकता वाला वर्टिकल पे, तो विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम रहेगा, R का R ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये अगर R आ रहा है तो फिर इसका भाई क्या आएगा? ऐसा है।
ऐसा है, क्योंकि R और S आपस में क्या होते हैं, एनेंशियमर होते हैं। अगर आप R आ रहे हो तो आपका भाई क्या आएगा, S आएगा। इसे तो नामकरण किया गया है, इसे तो नामकरण दिया गया है, ठीक है। अगर आप भी R हो, अगर आपका भाई भी R है, तो फिर नामकरण करने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप आ रहे हो तो आपका भाई क्या आएगा, S। आप देखो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। काउंटिंग की जाए, फोर्थ पोजीशन में छुपा दो, 1 2 3। कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मींस S, ठीक है। और लीस्ट प्रायोरिटी कहां पे, वर्टिकल पे, तो सबसे कम प्रायोरिटी वाला वर्टिकल पे, तो विन्यास में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये S का S है। आया समझ में, ठीक है। जैसे और देखो, जैसे ये 2-क्लोरोब्यूटेन, ये 2-क्लोरोब्यूटेन है। ये 2-क्लोरोब्यूटेन जो है ये कौन सा वाला है, ये R वाला है कि S वाला है, कि भाई दुनिया में दो 2-क्लोरोब्यूटेन होंगे, एक खुद है तो उसकी मिरर इमेज, तो ये कौन सा वाला है, R वाला है या S वाला। तो काउंटिंग करो, नंबरिंग दो, नंबरिंग दी जाए तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन को पहला नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर किसको मिलेगा, दूसरा किसको मिलेगा, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। अब देखो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो फिर अगर मान लीजिए कि अगर दोनों जगह अगर एटम सेम है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो फिर क्या करते हैं, आगे चलो, फिर क्या करता है, आगे चलो, ठीक है। इसमें अगर कार्बन से आगे देखें तो कौन जुड़े हुए हैं, 3 H, लेकिन यहाँ पे कार्बन से आगे 2 H और 1 कार्बन, तो यहाँ पे एक हाई एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सेकंड प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, और फिर थर्ड प्रायोरिटी इसको, और फोर्थ इसको, ठीक है। तो जब भी अगर मान लीजिए कि कभी कहीं पे ग्रुप में अगर सेम एटॉमिक नंबर आता है ना, तो आगे चलो, आगे चलो, और आगे जो बॉन्डिंग हुई हुई है, अगर और आगे जो बॉन्डिंग हुई हुई है वो अगर हाई एटॉमिक नंबर के साथ हुई हुई है, तो फिर उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, और फिर सेकंड वाले को कम प्रायोरिटी दी जाएगी, तो इसको सेकंड, इसको थर्ड, ये फोर्थ। काउंटिंग की जाए 1 2 3, कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, S। और यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे, तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, एक, फिर कार्बन को। अब H और D में किसको प्रायोरिटी दें, H को पहले दें या D को पहले दें, D को देंगे, क्योंकि D का मास ज्यादा है, ठीक है। तो 3 इसको, 4 इसको। अब काउंटिंग करो, फोर्थ को छुपा दो, 1 2 3, कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज मतलब R, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी का है हॉरिजॉन्टल। अगर जब कभी भी लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे होती है तो R का क्या हो जाएगा, S। आया समझ, ठीक है। हाँ दोनों H आ गए इसमें, दोनों सेम ही आ गए SS, तो ये इसका एनेंशियमर थोड़ी है, ये तो कोई अलग मॉलिक्यूल बनाया है। हाँ अब देखो इसका, देखो इसमें अगर देखा जाए कि ये क्या आएगा, R आएगा कि S आएगा, तो नंबरिंग दी जाए तो सबसे पहले नंबर किसको मिलेगा, Cl को, क्योंकि Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो उसको पहले नंबर मिलेगा। अब फिर सेकंड नंबर किसको मिलेगा, अब इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो किसको दें, किस कार्बन को दें, लेफ्ट वाले कार्बन को, राइट वाले कार्बन को या ऊपर वाले कार्बन को। तो चारों तरफ, तीनों तरफ कार्बन ही है, तो फिर कैसे चेक करें, आगे चलें। यहाँ पे कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं, आगे H जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कार्बन से N जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन से O जुड़ा हुआ है, और O का एटॉमिक नंबर N से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो सेकंड इसको मिलेगा, फिर थर्ड इसको, फोर्थ इसको। अब काउंटिंग करो, फोर्थ को छुपा दो एक बार, 1 2 3, कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस R, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी कहां पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो R का क्या हो जाएगा, S, तो इसका विन्यास होगा S। आया समझ, ठीक है। अब देखो और कि जैसे ये ग्लिसरॉल होती है, ये आपके पास ग्लिसरॉल है, ठीक है। ग्लिसरॉल एल्डिहाइड में वैसे नाम कौन सा देते हैं, D and L देते हैं, लेकिन R and S दिया जाए तो ये क्या है, ये R आएगा कि S आएगा, तो इसमें कैसे चेक करेंगे, ध्यान देना। पहला नंबर किसको मिलेगा, इस O को मिलेगा, क्योंकि इस काले कार्बन से डायरेक्टली हाई एटॉमिक नंबर वाला कौन जुड़ा हुआ है, O। ये तो दोनों कार्बन है, इनके एटॉमिक नंबर तो कम है,
इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी। अब सेकंड प्रायोरिटी किसको दी जाए? सेकंड प्रायोरिटी इस कार्बन को दी जाए या नीचे वाले कार्बन को दी जाए? तो देखो यहाँ पे जो ऊपर वाला जो कार्बन है इसके पास क्या है? डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और नीचे वाले कार्बन के पास क्या है? सिंगल बॉन्ड O है। तो सुनना, जब भी कहीं पे डबल बॉन्ड होता है ना तो उसको 2 बार बना जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना उसको 3 बार बना जाता है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O है ना, इसका मतलब कि इसके पास 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अगर कहीं पे डबल बॉन्ड हो ना तो उसको 2 बार बना जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको 3 बार बना जाएगा। तो देखो नीचे वाले कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड O है और इसके पास डबल बॉन्ड O है, इसका मतलब कि इसको 2 बार बना जाएगा, इसके पास 2 O है, तो इसके पास 2 O है, इसके पास हाई एटॉमिक नंबर वाले 2 ऑक्सीजन है, तो सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी इसको, और थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी इसको, और फोर्थ इसको। अब देखो काउंटिंग की जाए, फोर्थ को छुपा दो, 1 2 3 कैसे चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये क्या होगा? S। अब लीस्ट प्रायोरिटी का है हॉरिजॉन्टल पे, तो इसका क्या हो जाएगा? R। तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा? R। तो ये कौन सा ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है? R वाला। और इसका जो बाई होगा ना इसकी मिडिल में वो S आएगा, वो आप करके देख लेना, ठीक है। जैसे आपको ये दे दिया, आपको ये दे दिया, ये क्या हुआ? तो देखो ध्यान दो, हाइड्रोजन को तो सबसे कम मिलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला है तो उसको तो सबसे कम मिलेगी, ठीक है। अब इन कार्बन में अगर चेक की जाए तो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, अब क्या करें? इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो आगे चलो, आगे चलेंगे, इधर भी नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, अब लो आगे चले तो भी नाइट्रोजन ही है, तो अब क्या करें? अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। डबल बॉन्ड को 2 बार बना जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को 3 बार बना जाएगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब कि यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 3 है, तो यहाँ पे हाई एटॉमिक नंबर वाले 3 नाइट्रोजन है, तो पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एक तरीके से, तो दूसरी प्रायोरिटी इसको और तीसरी इसको। तो कैसे चल रहा है? 1 2 3 कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस R। अब लीस्ट प्रायोरिटी का है हॉरिजॉन्टल पे, तो R का क्या हो जाएगा? S। आया समझ में? ठीक है। जैसे आपको ये देखते हैं, पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? तो सबसे पहले क्या करो, कार्बन से जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनको देखो, तो यहाँ पे डायरेक्टली H है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे O है, तो O का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो पहले इसको। अब दूसरी किसको मिलेगी? या तो ऊपर वाले कार्बन को मिलेगी या नीचे वाले कार्बन को मिलेगी। अब किसको दें? ऊपर वाले को या नीचे वाले को? ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, तो एक काम करो आगे चलो, आगे चलेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O है और एक सिंगल बॉन्ड O है। सिंगल बॉन्ड O मतलब 1, डबल बॉन्ड O मतलब 2, तो एक तरीके से यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी, फोर्थ इसको मिलेगी, और फोर्थ को छुपा दो। 1 2 3 कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मींस S होता है, और लीस्ट प्रायोरिटी का है हॉरिजॉन्टल पे, तो इसका हो जाएगा R। आया समझ में? ठीक है। तो देखो R एंड S जो विन्यास है वो सब पे लग सकता है, तो उसमें कोई है ना किसी का सापेक्ष में नहीं देखा जाता, ये कोई अपेक्षित नहीं है, किसी के सापेक्ष में नहीं देखा जाएगा, ये एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट है, ये किसी ग्रुप पे डिपेंड नहीं करता। ओके, कोई एक तो एग्जांपल लिख लो, ठीक है।
R से S में और S से R में कैसे चेंज करते हैं? वो तो तब चेंज करा जाता है कि आपने जो है ना नंबरिंग करी, और नंबरिंग करने के बाद आपने काउंटिंग करी। काउंटिंग करने में जैसे मान लो कि वो काउंटिंग क्लॉकवाइज आती है तो मतलब कि R है। और अब आपने क्या करा कि वो जो नंबरिंग करी थी ना उसमें लीस्ट प्रायोरिटी वाला समूह, सबसे कम प्रायिकता वाला समूह अगर आपके हॉरिजॉन्टल पे तो फिर जो भी आपका विन्यास आएगा ना उसको उल्टा कर दो। अगर विन्यास R आ रहा है तो वो S हो जाएगा, अगर वो विन्यास S आ रहा था तो वो R हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने काउंटिंग करी थी तो वो क्या आई थी? R आई थी। लेकिन यहाँ पे सबसे कम प्रायिकता वाला समूह कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल पे। तो जो भी आपका विन्यास आ रहा है ना वो उल्टा हो जाएगा। अगर R आ रहा है तो S हो जाएगा, ठीक है, और अगर वो S आ रहा है तो R हो जाएगा। और अगर सबसे कम प्रायिकता वाला समूह अगर वर्टिकल पे तो कोई बदलाव नहीं होता। समझ गए? तो देखो ये तो बात हो गई एक अलग तरह। अगर दो अलग तरह हो जाए तो आना, चलो दो कलर कंपोनेंट की बात करेंगे अपन। अब देखो R एंड S, एक ही मॉलिक्यूल के R एंड S आपस में क्या होंगे? एनेंशियमर होंगे। कि एक ही मॉलिक्यूल के R एंड S क्या होंगे? एनेंशियमर होंगे। ठीक है, R एंड S विन्यास दिए क्यों गए? एनेंशियमर की पहचान के लिए। अब इसे एक जैसे दो मॉलिक्यूल है, एक जैसे दो मॉलिक्यूल है, एक आ रहा है R, एक आ रहा है S, इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? एनेंशियमर होंगे। अब सुनो देखो, आपसे पूछा जाए कि इन दो मॉलिक्यूल में संबंध क्या है, ये आइडेंटिकल है या एनेंशियमर है? तो अभी अपन ने एक तरीका सीखा कि अगर आपको दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो वो आइडेंटिकल है या एनेंशियमर है, तो वो कैसे पता लगाते हैं? 90 डिग्री एक्सेस। सिखाया 90 डिग्री एक्सेस कि आप 90 डिग्री एक्सेस करा दो। अगर 90 डिग्री एक्सेस अगर एक बार होगा तो मतलब कि वो एक बार पलट जाएगा, तो वो उल्टा हो जाएगा। दो 90 डिग्री एक्सचेंज अगर होंगे, इस मॉलिक्यूल से अगर ये मॉलिक्यूल अगर बनाना है तो दो एक्सचेंज कराने पड़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा, सेम होगा। तीन एक्सचेंज तो वो उल्टा हो जाएगा, चार एक्सचेंज सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है। एक दूसरा तरीका बहुत आसान तरीका, आप RNS निकालो। आप क्या करो? RNS निकालो। देखो ये निकालो, ये क्या है? पहला नंबर इसको मिलेगा, दूसरा नंबर इसको मिलेगा, तीसरा नंबर इसको मिलेगा, चौथा इसको मिलेगा। कैसे चल रहा है? 1 2 3 कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा? S। और लीस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे तो S का S ही रहेगा। ठीक है, अब ये देखो इसके जैसा एक मॉलिक्यूल दे रखा है और हमें पता लगाना है कि ये भाई है या ये वो खुद ही है। तो R एंड S निकालो, 1 2 3 4। ठीक है, चौथी पोजीशन को एक बार छुपाओ, काउंटिंग करो, 1 2 3। कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा? S। लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी का है हॉरिजॉन्टल पे, इसका क्या हो जाएगा? R। तो देखो एक जैसे दो मॉलिक्यूल है, एक आ रहा है R, एक आ रहा है S, तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में एक दूसरे में क्या है? एनेंशियमर। तो ये एनेंशियमर आया समझ में? ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ना पता लगाना है कि दो एक जैसे मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो वो एनेंशियमर है या आइडेंटिकल है, तो एक और तरीका है कि आप R एंड S निकाल दो। ठीक है, अगर दोनों का विन्यास अगर सेम आता है तो आइडेंटिकल होंगे, अगर दोनों का विन्यास विपरीत आता है तो वो एनेंशियमर होंगे। समझे? ओके, तो अभी आपको जो शीट मिली थी ना, शीट अभी अपन शीट करेंगे ना DPP2, इसको वापस करो, R एंड S से करो। DPP2 अभी करी थी ना, एनेंशियमर आइडेंटिकल, एनेंशियमर आइडेंटिकल। एक काम करो, उसमें आप R एंड S से चेक करो।
ओके डन Yes, sir. आउट है डन कोई डाउट No, sir. पूछा डाउट है क्या कोई कौन सा वाला सिक्स और सेवन सिक्स और सेवन तो बहुत सिंपल है आई एफ सी एल बी आर सी एल एफ बी आर आई अब ये तो आपके पास है ना काले कार्बन वाले मॉलिक्यूल है ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं तो अब सवाल उठता है कि कौन किसका भाई है या ये आपस में एडिशनल है या आइडेंटिकल है तो एक काम करो या तो 90 डिग्री एक्सचेंज से चेक कर लो या आर एंड एस से चेक कर लो तो आर एंड एस लगाया जाए तो क्या होगा सबसे जैसे इसमें आर और एस निकालते हैं तो पहला नंबर किसमें मिलेगा इसको दूसरा इसको तीसरा इसको चौथा इसको जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको पहले दो जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको कम दो ठीक है तो काउंटिंग की जाए तो 1 2 3 कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या हो जाएगा एस और लीस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे तो इसका ऐसे ही रहेगा इसमें 1 2 3 4 तो 1 2 3 कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या हो जाएगा एस लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे तो इसका क्या हो जाएगा आर तो इसमें देखो दोनों ही मॉलिक्यूल एक जैसे दिखने में लेकिन एक का विन्यास आर आ रहा है एक का एस आ रहा है दोनों के नाम अलग अलग है इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे एडेशन क्योंकि आर एंड एस आपस में क्या होते हैं एडेशन सिक्स्थ क्वेश्चन इको तो सिक्स्थ क्वेश्चन ये तो है ये सिक्स्थ ही तो है अच्छा ये फिफ्थ है ओके देखो इसमें अगर काउंटिंग की जाए तो फर्स्ट नंबर किसका मिलेगा Cl सेकंड ऑक्सीजन थर्ड नाइट्रोजन नहीं निकल फर्स्ट नहीं सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का फिर क्लोरीन फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन ठीक है तो फोर्थ पोजीशन को छुपा दो 1 2 3 कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या हो जाएगा S ठीक है इसमें देखो सबसे ज्यादा एटॉमिक वर्टिकल पे अच्छा यहाँ पे ध्यान दिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो S लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे तो S का हो जाएगा R अभी देखो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का तो उसको पहला नंबर फिर उसके बाद फ्लोरीन का उसको दूसरा नंबर फिर उसके बाद ऑक्सीजन का उसको तीसरा नंबर फिर उसके बाद नाइट्रोजन का तो उसको चौथा नंबर काउंटिंग की जाए तो फोर्थ पोजीशन को छुपा दो हमेशा फोर्थ को छुपा दो 1 2 3 में काउंटिंग करो तो 1 2 3 कैसे चल रहा है क्लॉकवाइज तो ये क्या हो जाएगा R और लीस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे तो R का R ही होगा ये भी R ये भी R तो दोनों R आ रहे हैं इसका मतलब दोनों सेम है आइडेंटिकल आया समझ में अब अपन बात करते हैं दो कल कार्बन अगर कभी मॉलिक्यूल में अगर दो कल कार्बन जैसे ये मॉलिक्यूल है इसमें दो कार्बन कार्बन है एक ये वाला कार्बन है एक ये कार्बन है ठीक है तो इसमें नाम करना है तो इसमें दोनों का नाम करा जाएगा इसका भी करा जाएगा इसका भी करा जाएगा पहले ऐसा करते हैं इसका अगर नाम करा जाए तो ये क्या आएगा आर आएगा कि एस आएगा तो वही तरीका इसके जो अटैच ग्रुप है इससे उनको नंबर दो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है तो देखो इस कार्बन से ऊपर कौन जुड़ा हुआ है कार्बन नीचे भी कौन जुड़ा हुआ है कार्बन यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है H तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला कौन जुड़ा हुआ है O तो इसको पहला नंबर मिल जाएगा फिर कौन है कार्बन अब ऊपर भी कार्बन है नीचे भी कार्बन है ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन अब किसको दे ऊपर वाले को या नीचे वाले को तो आगे चलो
यहाँ पे ऊपर वाले कार्बन में आगे क्या है, डबल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड हो मतलब 2 बार हो, और नीचे वाले कार्बन में आगे चला जाए तो यहाँ पे एक O है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं इसका एक बॉन्ड O से एक बॉन्ड कार्बन से लो एटॉमिक नंबर से, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड O है तो दोनों बॉन्ड O से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से बस 2 O है, 2 हाई एटॉमिक नंबर वाले O है, तो सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी, और थर्ड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, ठीक है। और इसको फोर्थ, तो काउंटिंग की जाए 1 2 3 कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा S, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी का है हॉरिजॉन्टल पे, तो इसका क्या हो जाएगा R, ओके। अब जैसे इस पे देखो, इस कलर कार्बन का नाम दिया जाएगा, तो पहले सबसे पहले किसको मिलेगा, इस O को, ठीक है। सेकंड किसको मिलेगा, अब कलर कार्बन के नीचे भी कार्बन है ऊपर भी कार्बन है, किसको दे, ऊपर वाले कार्बन को या नीचे वाले कार्बन को, नीचे वाले कार्बन के पास एक ऑक्सीजन 2 H है, ऊपर वाले कार्बन के पास एक O एक कार्बन एक H है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड H से जुड़े हुए हैं और H का एटॉमिक नंबर कम होता है, यहाँ पे 2 बॉन्ड एक O से जुड़ा हुआ है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक ही बॉन्ड H से जुड़ा हुआ है, तो इसका एक बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है जो हाई एटॉमिक नंबर वाला है, ठीक है। और यहाँ पे 2 बॉन्ड H से जुड़े हुए हैं जो दोनों H लो एटॉमिक नंबर वाले हैं, तो सेकंड किसको मिलेगा, ऊपर वाले को, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, 1 2 3 कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा S, लीस्ट प्रायोरिटी का है हॉरिजॉन्टल पे, तो इसका हो जाएगा R, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2R 3R, इसको कहेंगे 2R 3R, सेकंड वाला करेक्ट कार्बन R और थर्ड वाला करेक्ट कार्बन वो भी R, तो ये क्या हो जाएगा 2R 3R, ठीक है। जैसे आपके पास ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें बताओ ऊपर वाला कलर कार्बन क्या आएगा, R आएगा कि S आएगा, सबसे पहला एटॉमिक नंबर किसको मिलेगा, OH, सेकंड किसको मिलेगा, ऊपर वाले कार्बन को या नीचे वाले कार्बन को, ऊपर वाले कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O मतलब 2 O है, नीचे वाले कार्बन के पास एक O एक कार्बन है, तो यहाँ पे नीचे वाले कार्बन के पास एक O एक कार्बन है, ऊपर नीचे वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड है O से एक बॉन्ड है कार्बन से, ऊपर वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड O से, ठीक है, दोनों बॉन्ड O से हैं और O क्या होता है हाई एटॉमिक नंबर वाला होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड कार्बन से जुड़ चुका है तो ये लो एटॉमिक नंबर वाला, तो सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, थर्ड किसको मिलेगी, नीचे वाले को, और चौथी इसको, तो 1 2 3 कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा S, लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, तो इसका क्या हो जाएगा R, ठीक है। अब नीचे वाले कार्बन की बात की जाए तो देखो पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी, यहाँ पे इस कार्बन से एक O जुड़ा हुआ है एक H जुड़ा हुआ है, ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, तो O हाई एटॉमिक नंबर वाला है, इसको पहली प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, नीचे वाले कार्बन को या ऊपर वाले कार्बन को, तो देखो नीचे वाले कार्बन के पास एक सिंगल बॉन्ड हो एक डबल बॉन्ड हो, तो एक तरीके से 3 ऑक्सीजन है, एक सिंगल बॉन्ड हो वो एक बार ही काउंट होगा, डबल बॉन्ड हो 2 बार काउंट होगा, तो एक तरीके से इसके पास 3 ऑक्सीजन है, ऊपर वाले कार्बन के पास एक ऑक्सीजन है एक कार्बन है, तो इसके पास 3 ऑक्सीजन है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी और थर्ड प्रायोरिटी ऊपर वाले को मिलेगी, फोर्थ इसको, तो 1 2 3 कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा S, ठीक है। और लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, तो इसका क्या हो जाएगा R, ठीक है, तो उसके ऊपर भी R नीचे भी R, तो इसका विन्यास क्या रहेगा 2R 3R, आया समझ में, 2 कलर कार्बन में नमिंग करने आए, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर कार्बन में क्या कर सकते हो ना, विन्यास निकाल सकते हो और उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि 2 सेम मॉलिक्यूल है, आपके पास 2 सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल के अगर विन्यास एक दूसरे से विपरीत आ रहे हैं तो वो आपस में क्या होंगे एनेंशियम होंगे, सेम आ रहे हैं तो वो क्या होंगे आइडेंटिकल, आया समझ। एक डीबीपी मिली होगी आपको, डीबीपी 5 नंबर, ये 5 नंबर जो है ना, इसमें देखो ये डीबीपी जो 5 नंबर है, इसमें सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन है ना 1 से लेकर 10 तक वो फिशर प्रोजेक्शन में ही है कि फिशर प्रोजेक्शन में R एंड S निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे,
ठीक है, तो 1 से 10 क्वेश्चन यही है, तो ये आप सारे ट्राई कर लेना 1 से 10, ठीक है। बाकी जो नीचे एक और 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 10 तक और दे रखे हैं, वो भी ट्राई नहीं करना, वो भी मत करना। जो नीचे जो डीपीपी में जो आप क्वेश्चन दे रखे ना, उसके आगे नीचे डीपीपी में है ना, उसमें वेज एंड डैश में आरएनएस पूछा है, और वेज और डैश में अभी तक हमने आरएनएस नहीं पढ़ा है, हमने फिशर में पढ़ा है, तो फिशर वाले आप कर लेना। ओके, कुछ आया समझ में? ठीक है, तो आर एंड एस पता लगा रहे हैं। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? तो आज अपन ने एक चीज पढ़ी, सबसे पहले तो पढ़ी कि कैलल कार्बन, एक कैलल कार्बन जो हुआ वो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो उसके दो रूप होंगे, एक खुद एक इसकी मिरर इमेज, ठीक है। लेकिन उसको ना एक कैलल कार्बन को अपन ना फिशर प्रोजेक्शन में कई तरीके से दिखा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसको आप कई तरीके से दिखा रहे हो तो उसके खूब ढेर सारे रूप होंगे, नहीं, उसके वास्तव रूप दो ही है। आप जो दूसरी चीजें बना रहे हो वो कोई उसका एनेंशियोमर ही है या आइडेंटिकल ही है, तो उसको कैसे चेक करें? तो एक तरीका है कि आप 90 डिग्री एक्सचेंज करा के देखो। 90 डिग्री एक्सचेंज कराने पे अगर ना एक एक्सचेंज होता है, एक एक्सचेंज होने पे वो चीज बनती है, तो मतलब कि वो उल्टा हो चुका है, तो वो उसका एनेंशियोमर है। 2 एक्सचेंज से बनता है, मतलब कि वो सेम है, आइडेंटिकल है। 3 एक्सचेंज से बनता है तो उल्टा हो चुका है, और 4 एक्सचेंज से बनता है मतलब कि वापस वो सीधा हो चुका है, ठीक है। ओके, फिर हमने एक तरीका और देखा कि आप विन्यास निकालना, कि अगर आपको जब भी चेक करना हो ना कि ये आपस में एनेंशियोमर है या आइडेंटिकल है, तो आप विन्यास निकाल दो कि कैलल कार्बन का नामकरण कर दो, और नामकरण अपन ने सीख लिया। आर एंड एस निकाल दो, अगर दो आपको जो आइसोमर दे रखे हैं उन दोनों का नामकरण सेम आता है, इसका मतलब कि वो आइडेंटिकल है। अगर दो आइसोमर जो दे रखे हैं उनके नामकरण विपरीत आ रहे हैं, एक आर आ रहा है एक एस आ रहा है, तो मतलब कि वो क्या हो जाएंगे? एनेंशियोमर। ओके, नेट क्या है? हाँ, नेट आर होगा या एस होगा किसका? इसमें? तो नहीं, नेट आर है, एस एस नहीं होगा ना, मतलब कि इसमें दो कैलल कार्बन है, एक दोनों में दूसरा वाला भी आर है, और तीसरे नंबर पे जो कैलल कार्बन है वो भी आर है। यहाँ पे नेट नहीं देखा जाएगा आर होगा कि एस होगा, दोनों के नाम किए जाएंगे, ठीक है। अब देखो सुनना, जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाएगा, तो इसका जब आईयूपीएसी नेम लिखा जाएगा तो आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4 ऐसे बोलेंगे, तो उसमें आगे आईयूपीएसी नेम जो इसका लिखेंगे उससे पहले लिख लेंगे कि 2R 3R, कि मतलब कि दूसरे और तीसरे कार्बन पे कैलल कार्बन है और उनका विन्यास क्या है? R, तो 2R 3R, और फिर आगे इसका पूरा आईयूपीएसी नेम, ठीक है। जैसे है ना क्लोरोब्यूटेन है, जैसे क्लोरोब्यूटेन है 2 क्लोरोब्यूटेन है, तो 2 क्लोरोब्यूटेन R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, तो अगर वो R वाला होगा ना तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 2R क्लोरोब्यूटेन। अगर वो S वाला होगा ना तो उसका आगे आ जाएगा 2S क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो जिसमें कैलल कार्बन होता है ना, तो आप क्या करते हैं उसके आईयूपीएसी नेमिंग में आगे R एंड S लगा देंगे, अगर वो R होगा तो R लगा देंगे, S होगा तो S लगा देंगे, ठीक है। अगर वो दूसरी पोजीशन पे कार्बन है तो बोल देंगे 2R, अगर तीसरी पोजीशन पे तो 3R, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अब आप ये डीपीपी कर लेना, इस एक बार वापस इसका रिवीजन करना जो आपको पढ़ाया है। आज अगर आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं है मोहित सर की, हाँ मोहित सर की फिजिक्स क्लास नहीं है, तो बस आज आपकी 2 ही क्लासें हैं, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी छुट्टी, फिर कल मिलते हैं, कल क्लास है ना, तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कल और चीजें देखेंगे, डाइस्टेरियोमर देखेंगे, मिसो देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये पढ़ के आना, एंड कल मैं ये मीटिंग ऑफ कर दूंगा, कोई ये मीटिंग आईडी कुछ नहीं भेजेंगे, ठीक है। ये फैसिलिटी बंद कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे मतलब कि ना फालतू की आदतें, गलत आदतें नहीं डालनी, ठीक है। अब आओ यहाँ बैठ के पढ़ाई करो, मीटिंग आईडी में मना कर देता हूँ। वैसे वो मीटिंग आईडी बन चुकी थी कल वाली, वो कल मैं यहाँ पे मीटिंग चल रही हूँ कि मैं बंद कर दूँगा। जो यहाँ पे बैठे होंगे उनको ही पढ़ाएंगे, ऑनलाइन वालों को नहीं पढ़ाएंगे,
ठीक है। अगर आपको ऐसे ही आप नहीं आ सकते हो तो आप यहाँ पे आओ, पाठशाला से रिकॉर्डिंग जो होती है वो अपने रिकॉर्डिंग करना, जो लेक्चर की है वो अपने पेन ड्राइव में लेके जाओ और जाके घर पे देखो। आपको ऐसे ही पढ़ना है तो आप सारे वीडियोस रिकॉर्डेड है तो आप रिकॉर्डेड लेके जाओ, घर पे बैठ के देखो।